हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी लैंग्वेज एंड ग्रामर और इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर। हम कंप्लीट रिवीजन करेंगे। आज जो हमने प्रीवियस वीडियो में हमने जो इंग्लिश और हिंदी के इंपॉर्टेंट टॉपिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे, आज उसको हम कंप्लीट रिवाइज करेंगे, जो आपको मिलनी है आपको आगामी HPU बी एड एंट्रांस 2023 के एग्ज़ाम में। ये क्वेश्चंस और टॉपिक जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। ये आपकी आज की रिवीजन क्लास 6 क्लास है, आपकी रिवीजन की छठी क्लास है। इससे पहले कि अगर आपने क्लासेस नहीं देखी हैं तो वो आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस देख सकते हो। रिवीजन क्लास 1 में आपको जीके के, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। रिवीजन क्लास 2 में आपको कंप्लीट HPG के हमने डिस्कस किया था। रिवीजन क्लास 3 में नेशनल कमीशंस एंड कमेटीज़ ऑन एजुकेशन हमने डिस्कस की थी। और रिवीजन 4 में हमने टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे 100 प्लस। और रिवीजन 5 क्लास में कंप्लीट मैथ हमने रिवाइज किया था। और रिवीजन क्लास 6 में आज हम हिंदी और इंग्लिश की कंप्लीट वीडियो लेके आपके लिए लेके आए हैं, जो आपको HPU बी एड एंट्रांस में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। अगर आपने पहले की वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो फिर तो कोई बात नहीं, आपने रिवीजन क्लास की जो वीडियोज़ हैं, ये 6 की 6 वीडियोज़ आपने ज़रूर देख लेनी है, क्योंकि इससे आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप मुझे वहाँ पे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी का। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द होते हैं वे कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द जो होते हैं वो आपके 4 प्रकार के होते हैं। आपको पता है 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आज आपको पता है, जो आज हम कुछ टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ये चुनिंदा टॉपिक ही हैं, जिससे HPU जो है 101% जो है वो क्वेश्चन पूछता है। 101% इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है, तो आपने वीडियो के अंत तक बने रहना है। तो बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द जो होते हैं वो आपके 4 प्रकार के होते हैं। अब ये 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं, इनको हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं तत्सम शब्द जो होते हैं। ये आपने सुना होगा, तत्सम शब्द कौन से होते हैं। तत्सम शब्द का जो अर्थ है उसके समान क्या होता है, इसका मतलब होता है, अर्थ होता है उसके समान। यहाँ उससे तात्पर्य है संस्कृत के समान, यानी कि हिंदी के बहुत सारे शब्द संस्कृत से उसी रूप से ग्रहण कर लिए गए हैं जिस रूप में उनका उपयोग जो है वो संस्कृत में होता है, इसलिए उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तो ये आपने याद रखना है, तत्सम शब्द कौन से होते हैं। तो तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं, जो शब्द संस्कृत से उसी रूप में ग्रहण कर लिए गए हैं जिस रूप में उनका उपयोग जो है वो संस्कृत में होता है, इसलिए इन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे भूमि, पुष्प, विद्वान, पृथ्वी, अहंकार, ममता, सुंदर, साहस, शनै शनै, रवि, स्वप्न आदि। तो ये आपके तत्सम शब्द हैं। तो इतना आपने याद रखना है, तत्सम शब्द वे हैं जो संस्कृत भाषा से उसी रूप से ग्रहण कर लिए गए हैं, और हिंदी में जिस रूप में उनका प्रयोग जो था वो संस्कृत भाषा में होता था, तो वो आपके तत्सम शब्द कहलाते हैं। बात करते हैं तत्भव शब्द के बारे में। तत्भव शब्द का अर्थ होता है, तत्भव का अर्थ होता है उससे उत्पन्न, यानी कि संस्कृत के वे शब्द जो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश पुरानी हिंदी से विकसित होते हुए हिंदी में अपने परिवर्तित रूप में प्रचलित हुए हैं, उन्हें तत्भव शब्द कहते हैं। जैसे सप्त से सात, कर्म से काम, वर्ष से वर्ष, मात्र से माता, दुग्ध से दूध, कुंभकार से कुम्हार, क्षीर से खीर, पत्तर से पत्ता, मयूर से मोर। तो ये आपके तत्वभ शब्द हैं। तत्वभ शब्द वे शब्द होते हैं जो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश पुरानी हिंदी से विकसित होते हुए हिंदी में अपने परिवर्तित रूप में प्रचलित हैं। जैसे ये आपने एग्जाम्पल याद रखने हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ तत्सम शब्द और तत्वभ शब्द दिए हैं। जैसे अंगूष्ठ जो है वो आपका तत्सम शब्द है, और अंगूठा जो है वो तत्वभ शब्द है। आम्र जो है वो आपका तत्सम शब्द है, आम जो है वो तत्वभ शब्द है। उसी तरह अग्नि जो है तत्सम शब्द है, आग जो है तत्वभ शब्द है। चंद्र जो है वो आपका तत्सम शब्द है, और चांद जो है वो आपका तत्वभ शब्द है। ये तो आपको पता लग गया होगा कि तत्सम शब्द कौन से होते हैं और तत्वभ शब्द कौन से होते हैं। ये आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है, या फिर ले लेना आप स्क्रीनशॉट, या फिर इसको एक बार रीड जरूर कर लेना।
उसके बाद हम बात करते हैं देशज शब्द के बारे में। देशज शब्द जिन शब्दों के जो स्रोत हैं वे अज्ञात हैं। ये आपने याद रखना है, जिन शब्दों के जो स्रोत हैं वे अज्ञात हैं उन्हें देशज शब्द कहा जाता है। देशज शब्द का मूल सामान्यतः जनभाषाओं में होता है, जैसे पगड़ी, लोटा, ठेठ, झोला, खाट, झाड़ू, झंझट, थप्पड़, ठोकर, भोंपू, अटकल, भोंदू। तो ये ऐसे शब्द हैं जिनके स्रोत जो हैं वो अज्ञात हैं। तो जो जिन शब्दों के स्रोत जो होते हैं वो अज्ञात होते हैं उन्हें देशज शब्द कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं आगत शब्द के बारे में, जिसे विदेशी शब्द भी कहा जाता है। तो आगत शब्द ये आपने याद रखना है, आगत शब्द का अर्थ होता है आया हुआ। ये आपने याद रखना है, आगत शब्द का अर्थ क्या होता है, आया हुआ। आगत शब्द वे शब्द हैं जो दूसरी भाषाओं से आए हैं और आज हिंदी के अपने बन गए हैं। हिंदी में अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि भाषाओं के कई शब्द जो हैं वो समा गए हैं। जैसे उदाहरण के लिए अरबी शब्द कौन कौन से हैं, जैसे अखबार हो गया, अदालत हो गया, अल्लाह हो गया, आईना हो गया। ये जो सभी शब्द हैं वे आपके अरबी शब्द हैं, ये आपने याद रखना है। तो आगत शब्द कौन से होते हैं, विदेशी शब्द कौन से होते हैं, ये तो आपको पता लग ही गया होगा कि वे शब्द जो दूसरी भाषाओं से आए हुए हैं और आज हिंदी के वे अपने बन गए हैं। तो वो आपके कौन से शब्द हैं, वे विदेशी शब्द हैं, ये भी आपने याद रखना है। ये तो हमने उत्पत्ति के आधार पर शब्द के जो 4 प्रकार हैं उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। इससे भी आपको 1 या 2 क्वेश्चन तो ज़रूर ही देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में, तो इसको आपने एक बार ध्यान से पढ़ लेना है कि तत्सम शब्द कौन से होते हैं। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से उसी रूप से ग्रहण कर लिए गए हैं हिंदी भाषा में, जैसे उनका उपयोग जो था वो संस्कृत भाषा में होता था। तत्वम शब्द कौन से होते हैं, तत्वम शब्द संस्कृत के वे शब्द जो थोड़ा सा बदल कर हिंदी में प्रयुक्त हो, इतना भी आप याद रख सकते हो। जैसे हस्त से आत, ग्राम से गाम। देशी शब्द कौन से होते हैं, जिनके स्रोत जो हैं वो अज्ञात हैं। और विदेशी शब्द जो होते हैं वे कौन से शब्द होते हैं, जो दूसरी भाषाओं से विदेशी शब्द कौन से होते हैं, जो दूसरी भाषाओं से आए हैं और आज हिंदी के वे अपने बन गए हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अब उसमें बात करते हैं हम समास के बारे में। समास से भी जो क्वेश्चन है वो आपसे 101% जो है वो समास से क्वेश्चन पूछता है। HPU हर बार आप प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम भी देख सकते हो, उसमें भी समास से क्वेश्चन जो था वो पूछे गए थे। तो समास क्या होते हैं, तो समास के बारे में बात कर लेते हैं। जिस प्रकार किसी शब्द में प्रत्यय और उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनते हैं, और प्रत्यय आपको बताइए शब्द के पीछे में लगते हैं, उपसर्ग जो होते हैं वो शब्द के आगे लगते हैं। तो उसी प्रकार जिस प्रकार किसी शब्द में प्रत्यय और उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनते हैं, उसी प्रकार 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से भी नए शब्द बनते हैं। शब्द निर्माण की इसी विधि को समास कहा जाता है। जैसे माता प्लस पिता, माता पिता हो गया, माता और पिता हो गया। विश्राम प्लस गृह हो गया, विश्राम गृह, विश्राम के लिए गृह हो गया। घोड़ा प्लस सवार, घुड़सवार हो गया, घोड़े पर सवार हो गया। तो ये आपको समास के बारे में पता लग गया होगा। अब हम बात करते हैं समास जो होते हैं वो समास के कितने भेद होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समास के 6 भेद होते हैं, ये आपने याद रखना है। समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। अब इनको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले आपका तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास और अव्ययीभाव समास हो गया। तो समास के कितने भेद होते हैं, समास के 6 भेद होते हैं। अब इनको हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम तत्पुरुष समास के बारे में। तो तत्पुरुष समास से कौन से होते हैं, इस समास में उत्तर पद जो होता है वो प्रधान होता है और पूर्व पद जो होता है वो गौण होता है। तत्पुरुष समास की रचना में समस्त पदों के बीच आने वाले प्रसर्गों जैसे का, से, पर आदि का लोप हो जाता है, ये आपने याद रखना है। तत्पुरुष समास कौन से होते हैं, इस समास में जो उत्तर पद होता है वह आपका प्रधान होता है और पूर्व पद गौण होता है। और तत्पुरुष समास की जो रचना में समस्त पदों के बीच होने वाले प्रसर्गों जैसे का, से, पर आदि का लोप हो जाता है। जैसे इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे युद्ध क्षेत्र, युद्ध प्लस क्षेत्र, युद्ध का क्षेत्र। राजकुमार, राज प्लस कुमार, राजा का कुमार। रसोई घर, रसोई प्लस घर, रसोई के लिए घर। हस्तलिखित, हस्त प्लस लिखित, हस्त हाथ से लिखित, ये आपने याद रखना है। पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आलय, पुस्तक का आलय हो गया। ध्यान मगन, ध्यान प्लस मगन, ध्यान में मगन हो गया। ये आपके तत्पुरुष समास के कुछ एग्जाम्पल है। ये आपको पता लग गया होगा कि तत्पुरुष समास कौन से होते हैं, क्योंकि तो यहाँ से हम चुनिंदा टॉपिक ही डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है वो 101% आपसे पूछा जाएगा।
उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो टाइप है ये आपका कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास में क्या होता है अब इसको जान लेते हैं। कर्मधारय समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद जो होता है वो विशेष्य होता है। जैसे अथवा पूर्व पद और उत्तर पद में उपमेय और उपमान का संबंध होता है, ये आपने याद रखना है। तो कर्मधारय समास में क्या होता है, कर्मधारय समास में पूर्व पद जो होता है वो विशेषण होता है और उत्तर पद जो होता है वो आपका विशेष्य होता है। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कर्मधारय समास में क्या होता है, जैसे नील कमल, इसमें नील कमल में नील जो है वो आपका विशेषण है और कमल जो है वो आपका विशेष्य है। जैसे नीले रंग का कमल हो गया। काली मिर्च, काली प्लस मिर्च, इसमें काली जो है वो विशेषण है और मिर्च जो है वो आपका विशेष्य है। काले रंग की मिर्च, विग्रह क्या हो गया इसका, काले रंग की मिर्च। उसी तरह नील गगन जो है, नील गगन, नील जो है इसमें विशेषण है, गगन जो है विशेष्य है। नीले रंग का गगन है यानी कि आसमान, आपको पता है। पनचक्की जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पनचक्की जो था वो क्वेश्चन पूछा गया था आई थिंक किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में कि पनचक्की में कौन सा समास है। तो पनचक्की में आपका कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास है पंचक्की का। इसमें पानी जो है वो आपका विशेषण है और चक्की जो है वो आपका विशेष्य है। पानी से चलने वाली चक्की, ये आपने याद रखना है। महात्मा, महान जो है वो विशेषण है और आत्मा जो है वो विशेष्य है। तो विग्रह क्या होगा, महान आत्मा। उसके बाद समस्त पद जैसे उपमेय और उपमान में हो गया। जैसे कमल नयन, नयन जो है वो आपका उपमेय है, कमल जो है उपमान है, कमल के समान नयन हो गया। मुख चंद्र में क्या होगा, मुख उपमेय है, चंद्र उपमान है, चंद्र के समान मुख हो गया। अब हम बात करते हैं समास के तीसरे प्रकार द्विगु समास के बारे में। द्विगु समास में क्या होता है, जिन समासों का पूर्व पद जो है वो संख्यावाची हो, ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। द्विगु समास में क्या होता है, जिन समासों का पूर्व पद संख्यावाची शब्द हो और वहाँ द्विगु समास होता है। अर्थ की दृष्टि से ये समास प्राय समूहवाची होता है, ये आपने याद रखना है। जैसे तिरंगा हो गया, तीन रंगों का समाहार हो गया। चौमासा, चार मासों का समाहार हो गया। चौराहा जो हो गया, चार राहों का समाहार हो गया। तो ये आपके द्विगु समास है। द्विगु समास में आपने इतना याद रखना है सिर्फ कि वे जिसका पूर्व पद संख्यावाचक हो, जैसे नवरत्न, नवरत्नों का समाहार हो गया। त्रिवेणी हो गया, तीन वेणियों का समाहार हो गया। तो द्विगु समास में जो पूर्व पद होगा वो आपका संख्यावाची होगा, वहाँ पे द्विगु समास होगा। अर्थ की दृष्टि से ये समास प्राय समूहवाची होता है। बात करते हैं बहुब्रीहि समास के बारे में। तो बहुब्रीहि समास में क्या होता है, बहुब्रीहि समास में दोनों पद जो होते हैं वो आपके गौण होते हैं तथा ये दोनों मिलकर किसी अन्य पद के विषय में कुछ संकेत करते हैं। अन्य पद ही प्रधान होता है, ये आपने याद रखना है। जो अन्य पद होगा वो ही प्रधान होगा। जैसे पीताम्बर हो गया, इसमें गौण पद क्या है, पीत है, पीत प्लस अंबर हो गया। विग्रह क्या होगा, पीला है अंबर, अंबर जिसका यानी कि पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात भगवान कृष्ण और विष्णु हो गया। दशानन में कौन सा समास होगा, इसमें भी बहुब्रीहि होगा। दश प्लस आनन, दश है आनंद जिसके यानी कि रावण, आपको पता है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, भगवान शिव। गजानन, गज प्लस आनन, गज के समान आनन है जिसका यानी कि भगवान गणेश। गिरिधर, गिरिधर जो है गिरि प्लस धर इसका होगा और इसका जो विग्रह होगा वो आपका गिरि को धारण करने वाला अर्थात भगवान श्री कृष्ण, ये आपने याद रखना है। और उसके बाद हम बात करते हैं द्वंद्व समास के बारे में। द्वंद्व समास में क्या होता है, इस समास में दोनों ही पद जो होते हैं वो आपके प्रधान होते हैं तथा दोनों पदों को जोड़ने वाला समुच्चय बोधक अव्यय का लोप हो जाता है, ये आपने याद रखना है। जैसे भाई बहन, इसमें इसका जो विग्रह होगा वो आपका भाई और बहन होगा। पाप पुण्य, पाप और पुण्य होगा। सुख दुख, सुख और दुख होगा। भला बुरा में क्या होगा, भला या बुरा होगा। रात दिन, रात और दिन, दो चार, दो या चार। तो क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है कि रात दिन में कौन सा समास है, तो ये आपने याद रखना है। रात दिन में आपका द्वंद्व समास है। कौन सा समास है, इसमें द्वंद्व समास है। द्विगु समास में क्या होता था, प्रथम पद जो होता है वो संख्यावाची होता था, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद जो समास का लास्ट प्रकार है ये आपका अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास में क्या होता है, इस समास में पूर्व पद जो होता है वो अव्यय होता है और समस्त पद भी अव्यय क्रिया विशेषण का काम करता है। जैसे प्रतिदिन, यथाशक्ति, पुनरुक्त शब्दों में समास होने पर भी अव्ययी भाव समास होता है। जैसे साफ साफ, जल्दी जल्दी, ये आपने याद रखना है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बार बार, साफ साफ, इन शब्दों में कौन सा समास होगा, इन शब्दों में आपका अव्ययी भाव समास होगा, ये आपने याद रखना है। पुनरुक्त शब्दों में समास होने पर भी अव्ययी भाव समास होता है, ये आपने याद रखना है। जैसे साफ साफ, बार बार, जल्दी जल्दी, धीरे धीरे, इन सभी में कौन सा समास है, इनमें आपका अव्ययी भाव
समास है। ये तो हमने बात कर ली समास के बारे में। अब बात करते हैं हम उपसर्ग के बारे में। तो उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग के बारे में जान लेते हैं। वे लघुत्तम शब्दांश है जो शब्द के प्रारंभ में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। जैसे अ प्लस धर्म, अधर्म हो गया, इसमें जो है उपसर्ग है। बेईमान में बे प्लस ईमान, बे जो है उपसर्ग है। कपूत जो है वो आपका, इसमें क जो है वो आपका उपसर्ग है। तो सुपुत्र में सु प्लस पुत्र हो गया। तो आपने याद रखना है कि वे शब्द, वे लघुत्तम शब्दांश हैं उपसर्ग जो शब्द के प्रारंभ में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। उपसर्ग जो है वो हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्ग हैं। कौन-कौन से? तत्सम उपसर्ग हो गया, तत्व उपसर्ग हो गया और आगत उपसर्ग हो गया। और इसके बाद हम बात करते हैं प्रत्यय। आपने उपसर्ग में बस इतना याद रखना है कि वे लघुत्तम शब्द हैं जो शब्द के प्रारंभ में लगकर, शुरू में लगते हैं, वे आपके उपसर्ग कहलाते हैं। बात करते हैं प्रत्यय के बारे में। प्रत्यय क्या होते हैं? तो प्रत्यय भाषा के वे लघुत्तम सार्थक खंड हैं जो शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन से होते हैं? एक होता है आपका कृत प्रत्यय हो गया। क्रिया के मूल रूप धातु से जुड़कर संज्ञा अथवा विशेषण बनाते हैं। उन्हें कृत प्रत्यय से बने शब्दों को कृदंत कहते हैं। ये आपने याद रखना है। जैसे उदाहरण के लिए शब्द है खेलनहार, होनहार, इन शब्दों में प्रत्यय कौन सा है? तो हार है। उसी तरह झगड़ालू शब्द में जो आपका प्रत्यय है वे क्या है? वो आलू है। ऐया, गवैया, खवैया, पड़ैया में इन शब्दों में कौन से प्रत्यय है? इसमें ऐया है, ये आपने याद रखना है। उसी तरह भुलक्कड़, पियक्कड़, घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इसमें अक्कड़ जो है वो आपका प्रत्यय है, ये आपने याद रखना है। उसी तरह बात करते हैं प्रत्यय के दूसरे प्रकार के बारे में। तद्धित प्रत्यय कौन से होते हैं? तद्धित प्रत्यय कौन से होते हैं? जो प्रत्यय संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम और अव्यय के बाद लगते हैं और संज्ञा तथा विशेषण शब्द बनाते हैं, वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे सोना सुनार में कौन सा प्रत्यय है? आर है। लोहा लुहार में भी आर है। डिब्बा डिबिया, खाट खटिया, लाठ लठिया में कौन सा प्रत्यय है? इसमें इया है। उसी तरह कला कलाकार, पत्र पत्रकार, चित्र चित्रकार, साहित्य साहित्यकार में कौन सा प्रत्यय है? इसमें कार है, ये आपने याद रखना है। ये तो हमने बात कर ली उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में। अब हम बात करते हैं सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम क्या होते हैं? तो सर्वनाम ऐसे शब्दों को कहते हैं जिनका प्रयोग सब प्रकार के नामों के लिए उनके स्थान पर हो सके। एक ही संज्ञा को बार बार उसी रूप में अगले वाक्यों में दोहराए जाने से बचने के लिए सर्वनाम का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए, जैसे मेरे पास एक उदाहरण है, जैसे समीर कल मेरे घर आया था। समीर बहुत दुखी था क्योंकि समीर की पुस्तक खो गई थी। मैंने समीर को अपनी पुस्तक दे दी। ये एग्जाम्पल है। अब इस वाक्य में समीर जो है वो 4 बार आया है। कितनी बार आया है? 4 बार आया। जैसे समीर कल मेरे घर आया था, समीर बहुत दुखी था क्योंकि समीर की पुस्तक खो गई थी और मैंने समीर को अपनी पुस्तक दे दी। इस वाक्य में समीर जो है वो 4 बार आया है। इससे ये अंश अटपटा सा लग रहा है। अटपटा सा लग रहा है तो सर्वनाम का प्रयोग करने से ये वाक्य इस प्रकार बनेगा। जैसे समीर कल मेरे घर आया था, वे बहुत दुखी था क्योंकि उसकी पुस्तक खो गई थी और मैंने उसे अपनी पुस्तक दे दी। तो आप समझ गए होंगे कि सर्वनाम जो होते हैं वो क्या होते हैं। सर्वनाम ऐसे शब्दों को कहते हैं जिनका प्रयोग सब प्रकार के नामों के लिए उनके स्थान पर हो सके। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, इसको हम क्विक डिस्कस कर लेते हैं। एक पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया, निजवाचक सर्वनाम हो गया और संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। अब इसको हम जरा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? ये सर्वनाम व्यक्ति, प्राणी आदि के स्थान पर प्रयुक्त होता है। इसके अंतर्गत वक्ता को केंद्र में रखा जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, वक्ता अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, मुझे, हमें, हमको, ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। मध्यम पुरुष सर्वनाम में क्या होगा? श्रोता से बात करते हुए उसके नाम के बदले जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है, जैसे उसे मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम, आप, मुझे, तुमको, आपको। उसी तरह तीसरा जो प्रकार है वो आपका अन्य पुरुष सर्वनाम है, जिसके बारे में बात करने या लिखने में उसके नाम के बदले जो सर्वनाम प्रयुक्त होते हैं वे अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह, वे, यह, उसे, उन्हें, इसे, उसने, इन्होंने। ठीक है। बात करते हैं सर्वनाम के दूसरे प्रकार के बारे में, निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में।
जिस सर्वनाम से दूरवर्ती अथवा समीपवर्ती व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं और घटनाओं का निश्चित बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वे मनुष्य नहीं देवता है, ये तुम्हारी पुस्तक है, इस सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने नोट डाउन जरूर कर लेना है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि संकेतवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं, ये आपने याद रखना है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपने नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद बात करते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति, प्राणी या वस्तु आदि का बोध नहीं होता है वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। अनिश्चय की ये स्थिति तब आती है जब किसी व्यक्ति, वस्तु आदि का आभास तो हो किंतु उसकी संज्ञा के बारे में निश्चय न हो। जैसे कोई, कुछ, ठीक है। कोई सर्वनाम किसी व्यक्ति का बोध कराता है और कुछ सर्वनाम किसी वस्तु का, किंतु इनसे किसी निश्चित व्यक्ति या किसी अनिश्चित व्यक्ति का बोध नहीं होता। जैसे दरवाजे पर कोई आया है, दूध में कुछ पड़ गया है, ठीक है। तो ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। बात करते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या होता है? जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में प्रश्न पूछने या जानने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे दरवाजे पर कौन खड़ा है, आप मुझसे क्या चाहते हो, ये आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम है। बात करते हैं निजवाचक सर्वनाम के बारे में। निजवाचक सर्वनाम में क्या होता है? जो सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम के अपनेपन का बोध कराता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। अपना, अपनी, अपने, अपने आप, स्वयं, खुद आदि निजवाचक सर्वनाम, इनका प्रयोग निम्नलिखित वाक्यों में दिया गया है। जैसे मैं अपनी पुस्तक ले जा रहा हूँ, वे यहाँ स्वयं आया था, मोहन अपने आप आया है। और लास्ट जो प्रकार है वो आपका संबंधवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम में क्या होता है? जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी अन्य उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने के लिए किया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे जो, जिस। इस सर्वनाम का प्रयोग प्राय मिश्र वाक्य में होता है। जैसे उदाहरण के लिए, जो परिश्रम करेगा वे सफल होगा, जिसको आपने बुलाया था वे बाजार गया है। ये आपने संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण है, ये आपने याद रखना है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का जो अर्थ है वे क्या होता है? वह बहुत अनुभवी होना। किसी बात को करने का निश्चय वाक्य के लिए एक शब्द प्रयुक्त कीजिए। तो किसी बात करने का जो निश्चय है उसे संकल्प कहा जाता है। आलंबन, चिड़चिड़ाहट, अव्यवस्था, मनोविकार में किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? तो चिड़चिड़ाहट शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। बात करते हैं अधिकतर अनर्थ, प्रतिकार, अपरिचित में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो अनर्थ शब्द में उपसर्ग नहीं है। बाकी अधिकतर हो गया, प्रतिकार हो गया, अपरिचित हो गया, इन तीनों शब्द में आपके उपसर्ग लगे हुए हैं। उपसर्ग जो है वो शब्द के प्रारंभ में लगते हैं। बात करते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट है, प्रतिपल शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें आपका अव्ययीभाव समास है। नीरज शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? नीर प्लस रस होगा। ब ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो दंतोष्ठ है, ये आपको पता है। बुढ़ापा शब्द कौन सी संज्ञा है? तो बुढ़ापा शब्द जो है वो आपकी भाववाचक संज्ञा है। कड़की में आटा गीला होना मुहावरे का अर्थ क्या है? विपत्ति पर विपत्ति आना, ये आपने याद रखना है। पी पीनी, पीना, मिलाना, पिया में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? तो इसमें मिलाना जो है वो आपकी प्रेरणार्थक क्रिया है। आरोग्य शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो आरोग्य शब्द का विलोम शब्द रोगी होगा। भव शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो वो भवानी हो गया। आभारी शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? वो कृतज्ञ हो गया। लोक शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? परलोक हो गया। धीरे धीरे शब्द में कौन सा अलंकार है? इसमें पुनरुक्ति अलंकार है। घुमक्कड़ में प्रत्यय है, अक्कड़ है, ये आपने याद रखना है। आदान प्रदान में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। ग ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। नीलकमल शब्द में कौन सा समास है? अभी डिस्कस किया, कर्मधारय समास है। सुंदर, सुंदरता, सुंदरी, सुंदरतम में कौन सा भाववाचक संज्ञा है? तो सुंदरता तो है भाववाचक संज्ञा है। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो कवयित्री होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कृपण शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? उदार होगा, ये भी आपने याद रखना है। आजीवन शब्द में कौन सा समास है? आजीवन शब्द में अव्ययी भाव समास है। इसी तरह केहरी, वृषभ, अज, पादप में बैल शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो वृषभ जो है वो आपका बैल शब्द का पर्यायवाची शब्द है। उसी की तरह आपने इसमें शुद्ध शब्द का चयन करना है। तो इसमें जो शुद्ध शब्द होगा अनुग्रहित का, वे कौन सा होगा? वे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसी तरह नीर, सरोवर, वादी, उद्दक में कौन सा जल का पर्यायवाची नहीं है? तो सरोवर जो है वो जल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। राजा का विलोम शब्द क्या होगा? राजा का विलोम शब्द आपको पता है रंक होता है।
18 कर्म खेत काट में तत्सम शब्द को अलग कीजिए। तत्सम शब्द कौन सा है? कर्म है। सदाचार का संधि विच्छेद क्या होगा? सत प्लस आचार होगा। हर कार्य को देर से करने वाला क्या कहलाता है? दीर्घ सूत्री कहलाता है। ये आपने याद रखना है। अब हम बात करते हैं वर्णमाला के बारे में। वर्णमाला, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा की वर्णमाला स्वर और व्यंजन से मिलती है। स्वर के 11 और व्यंजन के 33 वर्ण मिलकर वर्णमाला बनाते हैं। इसी प्रकार वर्णमाला में वर्णों की संख्या जो है वो 44 है। ये आपने याद रखना है। यदि ण और ड और अंग और अ को वर्णमाला में जोड़ दें तो वर्णों की जो संख्या है वह आपकी 48 हो जाती है। बात करते हैं वर्णों के भेद के बारे में। हिंदी वर्णमाला में 2 प्रमुख भेद है। कौन कौन से? स्वर हो गया, व्यंजन हो गया। अब बात करते हैं स्वरों के बारे में। तो जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी सहायता के किया जाता है उन्हें स्वर कहा जाता है। जिस स्वर को बोलते समय वायु बिना रुकावट के मुख से बाहर आती है। हिंदी में स्वर जो है वो आपके 11 है। कौन कौन से? अ, आ, ई, ऊ, री, ए, ओ और औ। जो ये आपके हिंदी में 11 स्वर है। ठीक है। बात करते हैं स्वर के कितने भेद होते हैं? स्वर के 3 भेद होते हैं। यहाँ से आपसे 101% जो है वो आपसे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख सकते हो कि यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। जो अभी हमने डिस्कस कर रहे हैं स्वरों के भेद के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं ह्रस्व स्वर के बारे में। ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? तो ऐसे स्वर जिनका उच्चारण सबसे कम समय में किया जाता है। ये आपने याद रखना है। ऐसे स्वर जिनका उच्चारण जो है वो सबसे कम समय में किया जाता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? 4 है। 4 हैं। कौन कौन से हैं? अ, ई, उ और री जो है ये आपके ह्रस्व स्वर हैं। तो ह्रस्व स्वरों की संख्या जो है वो 4 है और ऐसे स्वर जिनका उच्चारण सबसे कम समय में किया जाता है। बात करते हैं दीर्घ स्वर के बारे में। तो दीर्घ स्वर क्या होते हैं? ऐसे स्वर जिनका उच्चारण ह्रस्व स्वरों से दुगने समय में किया जाता है उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। और दीर्घ स्वर कितने हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। दीर्घ स्वर 7 हैं। कौन कौन से हैं वो? आ, ई, उ, ए और औ जो हैं वो आपके दीर्घ स्वर हैं। ये आपने इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना है क्योंकि यहाँ से 101% जो है क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है या फिर निम्नलिखित में से कौन सा ह्रस्व स्वर है। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाएंगे। बात करते हैं पलुत स्वर के बारे में। तो पलुत स्वर कौन से होते हैं? ऐसे स्वर जिनका उच्चारण ह्रस्व स्वरों से तिगुने समय में किया जाता है उन्हें पलुत स्वर कहा जाता है। इन्हें लिखते समय उसी स्वर के आगे 3 का चिन्ह लगा दिया जाता है। जैसे जिसका अर्थ है 3 गुणा। जैसे ओम हो गया, हे राम हो गया। उसी तरह बात करते हैं हम व्यंजन के बारे में। तो जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहा जाता है। जैसे क प्लस क हो गया, ट प्लस ट हो गया। व्यंजनों को बोलते समय वायु मुंह में रुक कर बाहर आती है। बात करते हैं व्यंजनों के भेद के बारे में। तो व्यंजन के 3 भेद होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन व्यंजन कौन से होते हैं? वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय मुख का कोई भाग मुख के किसी दूसरे भाग को स्पर्श करता है उसे स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इनके जो वर्ग हैं वो निम्नलिखित हैं। इसका आपने स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो है वो आपका वर्ग और वर्ण का उच्चारण स्थान। जैसे कवर्ग में क ख ग घ न में इसका जो उच्चारण स्थान है वो आपका कंठ है। च्वर्ग में च छ ज ज ज न इसका तालु है। ट्वर्ग क्या है? ट्वर्ग का जो उच्चारण स्थान है ट ठ ड ढ न ये मूर्धा है। त्वर्ग का त थ द ध न जो इसका उच्चारण स्थान है वो आपका दांत है। और पवर्ग में प फ ब भ म में आपका जो उच्चारण स्थान है वो ओष्ठ है। ये आपने याद रखना है। इसका आपने स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना है। बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन के बारे में। तो इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ का मुंह के किसी भी भाग से पूरी तरह स्पर्श नहीं होता है। इसकी स्थिति स्वर और व्यंजन के बीच की होती है, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। जैसे य र ल ब जो है वो आपके अंतस्थ व्यंजन है। बात करते हैं उसके बाद ऊष्म व्यंजन के बारे में। तो ऊष्म का अर्थ होता है गर्म। इन व्यंजनों को बोलने से मुख से गर्म वायु निकलती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। जैसे श, स, ह। ये आपने याद रखना है। उसी तरह बात करते हैं संयुक्त व्यंजन। 2 वर्णों के संयोग से बने वर्णों को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है और ये 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन। 4 कौन कौन से हैं ये आपको पता है। क्ष हो गया, ज्ञ हो गया और त्र हो गया और श्र हो गया। ये आपके 4 संयुक्त व्यंजन है। ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं आयोगवाह के बारे में। आयोगवाह के बारे में बात करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। जो था तो आई थिंक 2021 के HPU एंट्रांस में पूछा गया था कि आयोग वाहक क्या होते हैं। निम्नलिखित में से आयोग वाहक क्या है? तो जो वर्ण ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं उन्हें आयोग वाहक कहा जाता है। जैसे
और आयोग भाग कौन कौन से हैं? अंग हो गया अनुस्वर, अंग हो गया अनुनासिक और अ हो गया आपका विसर्ग। अब बात करते हैं अनुस्वर के बारे में। अंग को अनुस्वर कहते हैं और ये वर्ण के ऊपर बिंदु के रूप में लगता है। जब किसी वर्ण को बोलते समय वायु केवल नाक से बाहर निकलती है तो उस वर्ण के ऊपर अनुस्वार लगाया जाता है, जैसे अंक, चंदन, बंदर, कंबल, गंगा, चंचल आदि। उसके बाद बात करते हैं अनुनासिक के बारे में। चंद्र बिंदु तो आपने सुना ही होगा। जब किसी वर्ण को बोलते समय वायु नाक और मुंह से एक साथ बाहर निकलती है तो उस वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है। इन्हें अनुनासिक कहते हैं, जैसे सांस, चांद, कांपना, आंधी, आंख, दांत, मुंह, ऊंट, कुआं आदि। ठीक है। बात करते हैं विसर्ग के बारे में। जब किसी वर्ण के अंत में ह जैसी ध्वनि आती है, जब किसी वर्ण के अंत में ह जैसी ध्वनि आती है तो उसके अंत में हम विसर्ग लगाते हैं, जैसे प्रातः, पुनः, प्राय, अतः। ठीक है। ये आपको पता लगेगा कि विसर्ग का यूज जो है वो हम कहाँ पर करते हैं। अब हम बात करते हैं क्रिया के बारे में। तो क्रिया क्या होती है? जिस शब्द में किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहा जाता है। ये आपको पता है। जैसे आप इसमें पिक्चर में देख सकते हो, फोटो में रीमा कंप्यूटर चलाती है, विकास स्कूल जाता है, बच्चे खेलते हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में चलाती है, जाता है, खेलते हैं शब्द काम का बोध करा रहे हैं, अर्थात इनमें किसी कार्य के करने अथवा होने का पता चल रहा है, अतः ये क्रियाएं हैं। ठीक है। आपको पता लग गया। बात करते हैं क्रिया के बारे में। तो जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहा जाता है। बात करते हैं धातु के बारे में। तो जो क्रिया का मूल रूप होता है वह धातु कहलाता है, जैसे लिख, हंस, खा, गा, पढ़, जो, ना, पी, चल आदि जो है वो आपके धातु हैं। इन्हीं धातु रूपों से क्रिया के अनेक अनेक रूप बनते हैं, जैसे लिख, लिखना, लिखता, लिखा, लिखेगा आदि कुछ धातुओं से बने क्रिया के रूप जो है वो नीचे दिए गए हैं। जैसे निकल, निकल से इसका क्रिया रूप धातु निकल है, इसका क्रिया रूप क्या होगा? निकलना, निकलता, निकलेगा, निकला। उसी तरह जैसे बजा है, बजाना, बजाता, बजाएगा, बजाया, ये जो है आपके क्रिया इस धातु के क्रिया रूप है। बात करते हैं हम क्रिया के जो कितने भेद हैं। तो क्रिया के दो भेद है, सकर्मक क्रिया हो गया, अकर्मक क्रिया हो गया। सकर्मक क्रिया कौन सी होती है? जिन क्रियाओं का कर्म होता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे जतिन खाना खाता है, छात्र पुस्तक पढ़ता है, रोहन फल बेचता है। तो ये कौन सी क्रिया है? ये आपकी सकर्मक क्रिया है। इस वाक्य में खाना खाना, पुस्तक पढ़ना, फल बेचना जो है वो क्रिया का कर्म है। बात करते हैं सकर्मक क्रिया के बारे में। सकर्मक क्रिया की पहचान कैसे होती है? सकर्मक क्रिया की पहचान करने के लिए क्रिया के साथ क्या या किसे लगाकर प्रश्न किया जाता है, जैसे जतिन क्या खाता है, छात्र क्या पढ़ता है, रोहन क्या बेचता है। ठीक है। उत्तर क्या होगा? खाना, पुस्तक और फल। बात करते हैं अकर्मक क्रिया के बारे में। कर्मक क्रिया में जिन क्रिया पदों में कर्म नहीं होता है उन्हें अकर्मक क्रिया कहा जाता है। जिन क्रियाओं वाले वाक्यों में कर्म नहीं होता, जैसे चौकीदार खड़ा है, घोड़ा दौड़ रहा है, बच्चा रो रहा है, तो ये जो है आपके अकर्मक क्रिया के प्रकार हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो हमें हिंदी लैंग्वेज एंड हिंदी ग्रामर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो थे उन्हें डिस्कस कर लिए, जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए हैं। अब हम बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश ग्रामर के, जो हमने प्रीवियस वीडियोज़ में हमने जो क्वेश्चन और टॉपिक जो थे वो डिस्कस किए थे। अब हम बात करते हैं इंग्लिश की लैंग्वेज और ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं। जैसे बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? अब इसको हम थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। इनको हम हिंदी बाइलिंगुअल डिस्कस करेंगे। तो अंग्रेजी भाषा में हिंदी भाषा की तरह ही व्याकरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण शब्द भेद हैं, जो कि निम्न प्रकार से हैं। जैसे नाउन हो गया जिसे संज्ञा कहा जाता है, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव को विशेषण कहा जाता है, एडवर्ब को क्रिया विशेषण, वर्ब हो गया क्रिया, प्रपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। अब इसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। बात करते हैं सबसे पहले हम नाउन के बारे में, जिसे हिंदी में संज्ञा कहा जाता है। तो नाउन जो होता है वह नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज नोन एज नोन, यानी कि किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम को संज्ञा कहा जाता है, जैसे कृष्ण, बुक, दिल्ली एक्सेट्रा। काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के जो होते हैं वो 5 प्रकार होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं इनके बारे में हम जान लेते हैं। बात करते हैं सबसे पहले प्रॉपर नाउन के बारे में, जिसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। प्रॉपर नाउन क्या होती है? रेफर्स टू अ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी कि प्रॉपर नाउन किसी व्यक्ति, स्थान या विशेष का बोध कराती है। जैसे हिमाचल इज़ अ स्मॉल स्टेट, द ब्यास फ्लोज थ्रू मंडी। इन वाक्यों में हिमाचल, ब्यास, मंडी जो है वो आपकी प्रॉपर नाउन है। ये आपको पता लग गया होगा। बात करते हैं कॉमन नाउन के बारे में, जिसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। ए नाउन दैट स्पीक ऑफ अ क्लास एज अ होल, ये आपने याद रखना है। वे संज्ञा जो संपूर्ण जाति या वर्ग का बोध कराती है उसे
जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे गर्ल्स आर सिंगिंग अ सॉन्ग, या एनिमल नीड आवर लव। यहाँ पर एनिमल्स और गर्ल्स जो है वो आपकी कॉमन नाउन है, ये आपने याद रखना है। उसी तरह बात करते हैं कलेक्टिव नाउन के बारे में। जो कलेक्टिव नाउन को आपको पता है हिंदी में समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो अ नाउन दैट टॉक्स ऑफ अ ग्रुप, ये आपने याद रखना है। वे संज्ञा जो समूह का बोध कराती है उसे समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे अवर क्लास वोन द क्रिकेट मैच, आर्मी रिमेन्स ऑन कॉन्स्टेंट रीजन। यहाँ पर आर्मी है, क्लास जो है वो आपकी कौन सी नाउन है, ये आपकी कलेक्टिव नाउन है, ये आपने याद रखना है। उसकी तरह बात करते हैं मटेरियल नाउन के बारे में। मटेरियल नाउन क्या होता है? ए नाउन दैट टेल्स अबाउट द मटेरियल ऑफ विच अ पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज मोड ऑफ, ये आपने याद रखना है। ऐसी संज्ञा जिसमें पदार्थ का बोध होता है उसे मटेरियल नाउन कहा जाता है। जैसे दीज बैंगल्स आर मेड ऑफ गोल्ड, वुड इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फर्नीचर, यानी कि यहाँ पर गोल्ड और वुड जो है वो आपकी मटेरियल नाउन है, ये आपने याद रखना है। बात करते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में, इंपॉर्टेंट है। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? अ वर्ड दैट स्पीक्स ऑफ क्वालिटी स्टेट और एक्शन, यानी कि ऐसे संज्ञा जो गुण दोष और कार्यकलाप अवस्था या भव का बोध कराए उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे होनेस्टी इज प्रेज्ड एवरीवेयर फर्टिलाइजर्स एनहेंस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। यहाँ पर होनेस्टी व फर्टिलिटी जो है वो आपके शब्द जो हैं वो भाववाचक संज्ञाएं हैं। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है? अ वर्ड दैट स्पीक्स ऑफ क्वालिटी स्टेट और एक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोनाउन के बारे में, जिसे हिंदी में सर्वनाम कहा जाता है। तो प्रोनाउन मीन्स फॉर अ नाउन, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, यानी कि ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाएं उसे प्रोनाउन कहा जाता है। ये हमने अभी डिस्कस किए, हिंदी लैंग्वेज और ग्रामर के सेक्शन में भी डिस्कस किए हैं अभी। जैसे बोलेगा कि नेहा इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 19 ईयर्स, शी वांट्स टू बिकम अ टीचर, ठीक है। वंस देयर वाज अ किंग, ही वाज वेरी काइंड, आई हैव अ कार, इट इज़ क्वाइट स्पेसियस। तो इन सभी एग्जाम्पल में नाउन के रूप में किंग व कार का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन फिर उसके बाद इन वाक्यों में नेहा, किंग व कार की जगह शी, ही, इट का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में किया जा रहा है। ये तो हमने आपको पता ही लग गया होगा, हिंदी और इंग्लिश ग्रामर जो है वो सेम ही है। अब हिंदी में इस प्रोनाउन क्या होता था? सर्वनाम होता था, उसको हमने डिस्कस कर लिया कि कब कि कौन कौन से सर्वनाम है, प्रोनाउन है, तो ये आपको पता लग गया। अब बात करते हैं इसके जो टाइप्स होते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में। जैसे पर्सनल प्रोनाउन होता है, अ प्रोनाउन दैट स्पीक्स ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन और अ थिंग। इसमें जैसे इसके एग्जांपल है आई, वी अस, माई, अवर, माइन, अवर, ठीक है। इसमें ये फर्स्ट पर्सन में यूज़ होता है। सेकंड पर्सन में क्या यूज़ होता है? यू, योर, योर्स, ठीक है। थर्ड पर्सन में क्या होता है? इसमें यूज़ होते हैं आपके ही लव्स यू, डू यू लाइक इट, दे रीड इन दिस स्कूल। सेकंड जो टाइप है वो आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जो होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। ए प्रोनाउन दैट आस्क आ क्वेश्चन, ये आपने याद रखना है इस इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। जैसे हु, हुज, वाई, बूम, विच, वट, वर यू अबसेंट, हु इज़ मोर इंटेलिजेंट बिटवीन दीज टू। तो ये जो है वो आपके इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं। बात करते हैं हम उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? A pronoun that connects two sentences and show relationship with the prior first pronoun is called relative pronoun। ये आपने याद रखना है। जैसे दे, आर, हु, विच, बूम, बट, ठीक है। बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में, जिसे विभाग सूचक सर्वनाम कहा जाता है। जो प्रोनाउन किसी समूह में एक अथवा एक से अधिक व्यक्तियों या पदार्थ की ओर संकेत करे उसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाता है। प्रत्येक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के साथ में अर्थ के लिए ऑफ का प्रयोग किया जाता है। जैसे ईच ऑफ यू शुड डू इट, ठीक है। बात करते हैं उसके बाद हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में, संकेतवाचक सर्वनाम के बारे में। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? ए प्रोनाउन दैट पॉइंट्स टुवर्ड्स द नाउन इज कॉल्ड अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे दिस, दैट, दीज, दूज, दीज दूर स्थित संज्ञा शब्दों के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम है। जैसे दिस बुक इज माइन एंड दिस दैट इज योर। दूज बॉयज आर क्वाइट नोटोरियस, ये आपने याद रखना है। तो ये आपके कौन से हैं? ये संकेतवाचक सर्वनाम है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अब बात करते हैं हम डेटरमाइनर्स के बारे में। तो आपने याद रखना है डेटरमाइनर्स वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के अर्थ को स्पष्ट या सीमित करते हैं। डेटरमाइनर्स के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं? आर्टिकल्स हो गया, ये वो डेटरमाइनर्स होते हैं जो संज्ञा को विशिष्टता प्रदान करते हैं। पोजेसिव जो होते हैं ये वे डिटरमाइनर्स होते हैं जो संज्ञा के साथ अधिकार या पोजेशन का संबंध दर्शाते हैं।
न्यूमरल्स क्या होता है, ये वे डिटरमाइनर्स होते हैं जो संख्या इंगित करते हैं। क्वांटिटेटिव जो होते हैं ये सेंटेंसेस मात्रा या स्तर की ओर संकेत करते हैं, ये आपने याद रखना है। सेट रिमाइंड्स मात्रा या स्तर की ओर संकेत करते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव जो होता है ये डिटरमाइनर संज्ञा से पहले प्रयुक्त हो और उसकी तरफ ध्यान दिलाते हैं, ये आपने याद रखना है। अब बात करते हैं डिटरमाइनर्स का यूज़ कहाँ होता है, बात करते हैं आर्टिकल्स के बारे में। इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल क्या होते हैं, सामान्यतः नाउन के पहले प्रयुक्त होने वाले डिटरमाइनर्स दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, इनडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल में कौन कौन से आते हैं, ए और एन आते हैं, जबकि डेफिनेट आर्टिकल में द आता है। अब इनडेफिनेट आर्टिकल जो होते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल इन्हें इनडेफिनेट आर्टिकल्स इसलिए कहा जाता है कि जब इनका प्रयोग जिस नाउन के पहले किया जाता है तो ये उसे अनिश्चितता या यूनिवर्सिटी प्रदान करते हैं। जैसे आई मेट एन ओल्ड मैन, देयर वाज अ क्वीन, यहाँ पर एन व ए ओल्ड मैन तथा क्वीन की पोजीशन को इनडेफिनेट बनाते हैं। बात करते हैं द यूज़ ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल का यूज़ कहाँ होता है। तो इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग किसी एक वचन संख्यात्मक संज्ञा से पहले किया जाता है या केवल गिने जा सकने वाले नाउन्स के साथ ए एन का प्रयोग में लाए जाते हैं। ए का यूज़ कहाँ होता है, ए का यूज़ जो होता है वो किसी व्यंजन अथवा व्यंजन की भांति बोले जाने वाले उच्चारित होने वाले स्वरों के पूर्व किया जाता है। जैसे अ डॉग, ए गर्ल, ए हावर्स, ए कैट, ए बॉल, ये एटसेट्रा। ठीक है। जैसे ए यूनिट होगी, ए यूनिवर्सिटी होगी, ए यूरोपियन हो गया, ए यूजफुल थिंग, ए यूनिफॉर्म, ए यूनियन एटसेट्रा। ठीक है। बात करते हैं एन के बारे में। तो एन का जो यूज़ होता है वे कहाँ पर होता है, तो एन का जो यूज़ होता है उस सिंगुलर नाउन से पहले जो किसी स्वर से प्रारंभ होकर वोवल के साउंड से जिसका उच्चारण हो। जैसे एन का प्रयोग किया जाता है, जैसे एन एग, एन एप्पल, एन आइसलैंड, एन ऑरेंज, एन आर्मी, एन अम्ब्रेला, एन इंडियन, एन एलिफेंट, एन इडियट, एन इमरजेंसी एटसेट्रा। तो आपने इतना याद रखना है कि उस सिंगुलर नाउन से जो पूर्व जो कॉन्स्टेंट से प्रारंभ होते हैं वोवल की ध्वनि से बोला जाता है, उसमें आपका एन का यूज़ होता है। जैसे एन होनेस्ट, इसमें जो है वो आपकी साउंड जो आ रही है वो वोवल की आ रही है। जैसे ये एच जो है वो कॉन्सोनेंट है, लेकिन साउंड जो आ रही है वो वोवल की आ रही है। जैसे शी इज़ एन एम ए, ठीक है, इसमें वोवल की साउंड आ रही है। ही इज़ एन एस एच ओ, ही इज़ एन एम पी, ठीक है, तो इसमें जो है वो आपकी साउंड जो आ रही है वो आपकी वोवल की आ रही है। अब बात करते हैं हम, जैसे व्हेन अ सिंगुलर नंबर इज़ इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार किसी एक वचन संज्ञा के विषय में बात करते हुए। जैसे आई मेट अ गर्ल यस्टरडे, शी सा ए सिंगर इन द पार्टी। ठीक है, ये आपके। अब बात करते हैं हम दा का यूज़ कहाँ होता है। तो दा का जो यूज़ होता है वो होता है आपका जैसे कोई बिफोर द डायरेक्शन, जैसे द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। बिफोर द नेम ऑफ हेवनली बॉडी, जैसे द सन, द मून, द स्टार्स, द अर्थ। किसी व्यक्ति या वस्तु विशेष के संबंध में बात करते हुए। जैसे द बुक यू वांट इज़ आउट ऑफ स्टॉक, द मैन यू वर टॉकिंग टू इज़ अ चीट। ठीक है। बिफोर द नाउन विच इज़ ऑलरेडी मैंशनड, जैसे जब किसी संज्ञा का पहले वर्णन किया जा चुका हो तथा फिर उसी संज्ञा की बात की जा रही हो तो वहाँ पर भी दा का यूज़ हो जाता है। जैसे बिफोर द नेम्स ऑफ ओशंस, रिवर्स, माउंटेन्स, गल्फ्स, प्लेन्स, तो वहाँ पर आपका दा का यूज़ होता है। जैसे द गंगा, द यमुना, द गल्फ, द हिमालयास। ठीक है, यहाँ पर महासागर, जैसे बताया मैंने आपको, बिफोर द नेम ऑफ ओशंस, रिवर्स, माउंटेन्स, गल्फ, प्लेन्स, डेजर्ट, वेज, खाड़ियों से पहले दा का यूज़ किया जाता है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव क्या होते हैं, जिसे विशेषण कहा जाता है। किसी नाउन व प्रोनाउन की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को एडजेक्टिव कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड यूज टू क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। जैसे ही ओन्स अ बिग हाउस, सी इज़ रिच, इन वाक्यों में रिच, बिग का प्रयोग दिए गए नाउन व प्रोनाउन की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये एडजेक्टिव हैं। बात करते हैं एडजेक्टिव के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया, जो एडजेक्टिव व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन से बनाया गया हो उसे व्यक्तिवाचक एडजेक्टिव कहा जाता है। गुणवाचक में क्या होता है, क्वांटिटेटिव में जो शब्द हमें नाउन या प्रोनाउन के गुण दोष का बोध कराते हैं उसे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। परिमाणवाचक में क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव में क्या होता है, इसमें जो शब्द किसी नाउन अथवा प्रोनाउन की माप तोल संबंधी विशेषता को इंगित करें। जैसे एनी, सम, लिटिल, मच। ठीक है, ये आपके
परिमाणवाचक विशेषण हैं। बात करते हैं संख्यावाचक के बारे। एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स और न्यूमरल एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो शब्द किसी नाउन अथवा प्रोनाउन की संज्ञा संबंधी विशेषता को दर्शाए उसे न्यूमरल एडजेक्टिव कहा जाता है। बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बारे में। तो इसमें क्या होता है? दो या दो से अधिक व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के समूह से प्रत्येक या एक का बोध होने वाले एडजेक्टिव्स को डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहा जाता है, जैसे ईच, एवरी, नाइदर, आइदर। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन की ओर इंगित करने वाले एडजेक्टिव्स को संकेतवाचक विशेषण कहा जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, डेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया और दूसरा आपका इंडेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। उसके बाद बात करते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इसमें क्या होता है? जो विशेषण किसी नाउन अथवा प्रोनाउन के संबंध में प्रश्न पूछता हो उसे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है, जैसे व्हाट, विच, वूज। ठीक है। पॉजेसिव एडजेक्टिव में क्या होता है? इसमें इसमें एडजेक्टिव्स को पॉजेसिव स्वामित्व अधिकार का बोध कराने वाले एडजेक्टिव्स को पॉजेसिव एडजेक्टिव कहा जाता है। ये हमेशा नाउन के पहले प्रयुक्त होता है, जैसे माई, अवर, हिज, हर, इट्स, देयर, एटसेट्रा, दिस इज योर बुक, दीज आर हिज सिस्टर, दीज आर हिज सिस्टर। ठीक है, ये आपके पॉजेसिव एडजेक्टिव है। बात करते हैं वर्ब के बारे में, क्रिया के बारे में। द वर्ब इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेस एन एक्शन और अ स्टेट ऑफ बीइंग। वर्ब वे शब्द हैं जिससे काम करना या होना स्पष्ट होता है, जैसे काना, काउट, द थीप, आई फेल्ट वेट। ठीक है। वर्ब जो है वो चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, इंट्रांसिटिव वर्ब हो गया, लिंकिंग वर्ब हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस। ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसी तरह बात करते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। इंट्रांजिटिव वर्ब में व्हेन द सब्जेक्ट वर्ब डज नॉट एनी ऑब्जेक्ट, जब जब वर्ब जिस वर्ब सब्जेक्ट को अपने लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता ना पड़े उसे कर्मक क्रिया या फिर इंट्रांजिटिव वर्ब जो है वो कहा जाता है। ये आपने याद रखना है। उसी तरह बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे ओमिशन ऑफ आर्टिकल, यानी कि आर्टिकल का यूज़ कहाँ पर नहीं होता है, ये आपने याद रखना है। आर्टिकल दा का प्रयोग जो है वो निम्न स्थितियों में नहीं होता है, जैसे बिफोर प्रॉपर नाउन, जैसे चंबा इज़ फॉर इट्स टेम्पल। ठीक है। तो आर्टिकल का यूज़, दा का यूज़ कहाँ कहाँ पे नहीं होता है? जहाँ पर बिफोर प्रॉपर नाउन हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा से पहले इसका यूज़ नहीं होता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसी तरह बात करते हैं हम और कहाँ पर नहीं होता है? दा का यूज़ बिफोर द नेम ऑफ गेम्स, गेम्स के पहले नहीं होता है। वाचक संज्ञा से पहले नहीं होता, जैसे होनेस्टी इज़ इट्स ओन रिवॉर्ड हो गया। ठीक है। और उसी तरह यातायात के साधनों के नाम से पहले, जैसे व्हीकल्स के नाम से पहले भी इसका यूज़ नहीं होता है, दा का यूज़ नहीं होता, ये आपने याद रखना है। उसी तरह बात करते हैं हम, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है ये आपका इस वीडियो का। बात करते हैं हम प्रेपोजिशन के बारे में। प्रेपोजिशन क्या होती है? प्रेपोजिशन वे शब्द होते हैं, प्रपोजिशन वे शब्द हैं जो स्थान, दिशा, साधन, विधि आदि का बोध कराने के लिए किसी नाउन अथवा प्रोनाउन से पहले लगाया गया हो, जैसे इन द पार्क, नियर द पार्क, इनटू द वेल, बिटवीन अस, एटसेट्रा। तो टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन जो है, प्रपोजिशन के टाइप्स जो है वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट है आपका सिंपल और सिंगल वर्ड प्रपोजिशन, जैसे एट, इन, ऑन, बाय। ठीक है। कंपाउंड प्रपोजिशन में क्या होता है? बिसाइड, बिटवीन, बियॉन्ड, इनसाइड, आउटसाइड, विद इन, विदाउट। फ्रेज प्रपोजिशन में क्या होता है? अकॉर्डिंग टू, बिकॉज ऑफ, इन ऑर्डर टू, इंस्पायर ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ। ये जो है वो आपके फ्रेज प्रपोजिशन है। पार्टिसिपल प्रपोजिशन क्या होते हैं? इसमें वर्ब की प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगता है, जैसे कंसर्निंग हो गया, कंसीडरिंग हो गया, सेविंग हो गया, रिगार्डिंग हो गया, पेंडिंग हो गया। ये आपकी पार्टिसिपल प्रपोजिशन है। डबल प्रपोजिशन क्या होती है? जैसे प्रो, फ्रॉम, अंडर, फ्रॉम, वेनेथ, आउट ऑफ, फ्रॉम, आउट, आउटसाइड ऑफ, फ्रॉम, बिहाइंड, अवे फ्रॉम, ऑन टू। ये आपकी डबल प्रेपोजिशन है, ये आपने याद रखना है। ये आपकी प्रेपोजिशंस हैं। ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम कंजक्शन के बारे में। कंजक्शन क्या होता है? कंजक्शन से भी क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जाता है। तो कंजक्शन, अब कंजक्शन क्या होता है? कंजक्शन होता है ए वर्ड बट दैट इज़ यूज्ड फॉर जॉइनिंग अदर वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस। यानी कि सिंपल शब्दों में कहा जाए तो कंजक्शन क्या होता है? शब्दों, वाक्यों, वाक्यांशों को जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें कंजक्शन कहा जाता है, जैसे एंड, वट, और जो है वो आपके कंजक्शंस है, ये आपने याद रखना है।
तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने हिंदी लैंग्वेज एंड हिंदी ग्रामर, इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंग्लिश ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किए थे, आज हमने उसको कंप्लीट रिवाइज़ किया है, कंप्लीट डिस्कस किया है। जो आपको आने वाले जो आपका एग्ज़ाम होगा HPBED एंट्रांस परसों जो आपका एग्ज़ाम होगा, उसमें ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको टॉपिक जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। ये हमने कंप्लीट, अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं भी देखी हैं तो आपने ये रिवीजन क्लासेस जो हैं 6 की 6 रिवीजन क्लासेस जो हैं वो आपने ज़रूर देख लेनी है। इससे आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। रिवीजन फर्स्ट क्लास में हमने क्या किया था, डिस्कस जीके के क्वेश्चन डिस्कस किए थे, जो मेनली हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस थे। रिवीजन क्लास 2 में हमने कंप्लीट HPGK हमने डिस्कस किया, जो हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था HPBED एंट्रांस की। क्लास 3 में रिवीजन क्लास 3 में हमने नेशनल कमीशंस और कमेटीज़ ऑन एजुकेशन सभी कमीशन और कमेटियाँ एक ही वीडियो में डिस्कस की थी। रिवीजन 4 क्लास में हमने टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे। 100+ क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के क्वेश्चन जो हैं वो किस टाइप की पूछता है HPU। रिवीजन 5 क्लास में हमने मैथ्स के जो इंपॉर्टेंट कंप्लीट हमने रिवीजन किया है मैथ का, जितने भी है टॉपिक हमने पहले डिस्कस किए थे। और रिवीजन 6 क्लास में, आज की क्लास में, हमने हिंदी और इंग्लिश के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे वो हमने प्रीवियस जो वीडियोज़ में हमने डिस्कस किए थे उनको हमने आज एक ही वीडियो में कंबाइंड डिस्कस किया है। तो आपने ये रिवीजन क्लास 6 की 6 रिवीजन क्लासेस तो आपने वीडियोस ज़रूर ही देख लेनी है। अगर आपने पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो कोई बात नहीं, आपने लेकिन रिवीजन क्लास जो है वो ये 6 की 6 रिवीजन क्लासेस जो हैं वो आपने ज़रूर देखनी है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।